सर्किट थ्योरी में हम लोग पहला क्या पढ़ा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था, एसी सोर्स से रेजिस्टेंस को लगाया था क्या। एट एनी स्टेट मैंने देखा है ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये एसी सोर्स है ना, ये एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, जिसका ईएमएफ क्या दिया होता आपको, या V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्यों दिया था, टाइम पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज, जब वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट जो जाएगा वो भी वेरी करेगा और वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। क्यों, और इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में। तो हमने केवीएल लगाया था, याद आ रहा है। तो आई बराबर क्या आ गया था, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और इसी को हमने क्या बोल दिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। फेज डिफरेंस हमने कैसे निकाला था, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या था, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस या ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमने जो फेज डिफरेंस देखा था, तो दोनों ही केस में मतलब दोनों ही ओमेगा टी थे, ये पूरा क्या होता था, एंगल। ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, जीरो। इसका मतलब क्या है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, मतलब एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ जीरो। ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं है, कॉलेज गए, तो अभी आएंगे वो बाद में। ठीक, फेज डिफरेंस जीरो, क्योंकि आज की जो क्लास है वो 90% कवर करेगा। ठीक है, आज सर्किट थ्योरी खत्म हो जाएगी। फेज डिफरेंस जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, साइन ओमेगा टी लगा हुआ क्या, और ईएमएफ में साइन ओमेगा टी है क्या, तो क्या इनका फेजर डायग्राम सेम डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट का फेजर होगा उसी डायरेक्शन में ईएमएफ का या वोल्टेज का फेजर होगा, सेम फेज में। ठीक है। और V बराबर आप लोग क्या लिखोगे, I इंटू आर, आई यहाँ पे क्या लगोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर से V नॉट साइन ओमेगा टी बन जाए। ठीक है, ये वाला रिलेशन लगाओगे, तो यहाँ पे ईएमएफ और जो पोटेंशियल है वो सेम फेज में है। ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर को हम एसी सोर्स से लगाते थे, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब सिंस पोटेंशियल साइनोसॉइडल है, तो एट एनी मोमेंट मान लो पोलैरिटी कुछ ऐसी दिख रही थी, आपने इसमें केवीएल लगाया था, केवीएल लगाया था, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है क्या था, I इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी आया था क्या, हाँ, और पोटेंशियल आपको क्या दिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। आपने ग्राफ बनाया था इसका, जब फेजर डायग्राम, आपको ये मैंने तरीका सिखाया था, ये साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी इधर है, अगर आई इधर है, तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इधर इस तरफ होगा क्या, चलो इस डायरेक्शन बना दिया, ये आई का होगा डायरेक्शन। अच्छा, ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा, ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा क्या, बिल्कुल सर इस डायरेक्शन में। तो करंट क्या है, लैग कर रहा है क्या ईएमएफ से, पाई बाय 2। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जो करंट है वो ईएमएफ से लैग करता है पाई बाय 2, या ईएमएफ करंट से लीड करता है पाई बाय 2। ठीक है। और यहाँ पे अगर, यहाँ पे इसका जो रुकावट पैदा कर रहा था, जो करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा कर रहा था, उसको हमने क्या बोला था, एक्सएल। ठीक है। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। यहाँ पे जो आई नॉट आया था ना, अगर मैं इसको एक स्टेप पीछे जाऊं, तो ये होगा आई इक्वल टू माइनस आई नॉट की जगह पे क्या लिखोगे, ई अपॉन में ओमेगा इंटू एल कॉस ओमेगा टी, यही होगा। और इसी को हमने क्या बोला था, एक्सएल। कंपेयर किया था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये क्या था आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखो बुक्स में एनसीईआरटी क्या है, वो डराता है कभी, एनसीईआरटी आपको डराने का काम करेगा, वो फेजर डायग्राम कुछ ऐसे किसी एक रैंडम एंगल में बना देगा, बोल देगा ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, करंट का फेजर दिखाओ मुझे इससे। ठीक, तो आपको पता है करंट 90 डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, बस बना दो सर। वो दे देगा, बोलेगा करंट इधर है, इंडक्टर का करंट इधर है, ईएमएफ किधर होगा, इस तरफ होगा,
क्योंकि सर ईएमएफ लीड करता है या करंट पाई बाय 2 समझ आ रहा है? वो किसी भी एंगल, चलो मैंने बोल दिया करंट इधर है, ईएमएफ इस तरफ हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव के लिए, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग ये सारे केसेस छोटे छोटे लिख लो, ठीक है, साइड में ऐसे एक लाइन कीजिए और साइड में सारे केसेस लिख लो। फेज डिफरेंस कितना आया था भाई साहब? पाई बाय 2 प्लस का आया था क्या? मतलब यहां पे ऐसे याद रखना, एक को याद रख लो, देखो इंडक्शन का एक याद रख लो बस, ईएमएफ करंट से आगे होता है बस। यहाँ पे क्या है, ई लैग का मतलब पीछे, लीड का मतलब आगे, लीडर हमेशा आगे आगे चलता है, ठीक है, मोदी जी आगे आगे चलते हैं ना, हाँ भाइयों बहनों, पूरा वोट ले लेते हैं, देखो बिहार में क्या हुआ, पूरा वोट ले गए। चल इस ये तीनों फेजर बना लो, तीनों ही कंडीशन के, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 मतलब ये भी लिख लेना ऐसे, ई हिंदी लिखने आती है तो ऐसे लिखना, ई आगे इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव, और करंट क्या होगा पीछे, बस ऐसे। लैग का मतलब पीछे और लीड का मतलब आगे, ये याद करो, सिर्फ और सिर्फ याद करो, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ईएमएफ इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, आगे बस, करंट से किससे आगे, एक ही तो चीज है, करंट, करंट से आगे, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल की जो एसआई यूनिट होगी ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी ओम। भाई ये रुकावट ही तो हम मेजर कर रहे हैं, एसआई यूनिट ओम होगी, और एक्सएल किसके बराबर था, ओमेगा इंटू एल, या एक्सएल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। ओके, अगर मैं एक्सएल और मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता होगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये, और इसका स्लोप क्या होगा, 2 पाई एल, 2 पाई, ठीक है। चल ये आपका किससे ग्राफ आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज, एसआई यूनिट हर्ट्ज, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएंगे, सभी लोग ध्यान से देखना, कैपेसिटर आप लोगों ने पढ़ भी लिया है और टेस्ट में भी आने वाला है, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, ये ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मान लो, और इधर करंट जा रहा है जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, ठीक है, केवीएल, चलो केवीएल लगाते हैं। मैंने क्या बोला था, केवीएल लगाने के लेफ्ट मोस्ट ब्रांच में करंट क्लॉकवाइज सेंस में मानना है, ठीक है। चलो तो यहां से करंट चलना स्टार्ट करेगा, इधर आएगा, तो प्लस से किधर जा रहे हो, तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन में सी, बी बराबर क्यू बाई सी लिखते थे ना, तो प्लस से माइनस, ये तो क्या लिखा, माइनस क्यू बाई सी, ये मान लो एट एन स्टेट ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस किधर जाएगा, प्लस, तो क्या लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी लूप क्लोज बराबर जीरो, इन क्लोज लूप सम ऑफ ईएमएफ क्या होता था, जीरो, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ था, और ये किससे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और केसीएल, ठीक, चलो वो भी एक तरीके से बोल सकते हो एनर्जी पे बेस्ड, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट, ठीक, चलो अब इसको उस तरफ लेके चलो, तो क्या लिखोगे, क्यू अपॉन में सी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, सर अपने को तो वाई चाहिए, कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt क्या होता था, करंट, आपको पता है यहां पे लिख लो, सिंस i बराबर dq by dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, dq by dt, देखो रिजल्ट आपको याद रखना है बस, ये मैं डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं, अंदर क्या हुआ सब पता है आपको, ठीक है, dq by dt बराबर c e नॉट sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t into ओमेगा,
और ये dq by dt क्या होता है, करंट बराबर E नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा मैं इसको इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, I बराबर E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी। ओमेगा सी फिर से ऊपर चला जाएगा, हो गया। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। ओके चलो अब कंपेयर करो, अपना जो रिजल्ट बन के आ गया I बराबर E नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, जैसे V बाई R होता था यहाँ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे I बराबर E नॉट बाई I नॉट, और ये पूरा टर्म क्या है I नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिख देना। I नॉट क्या है, E नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, चलो तो यहां से जो एक्स सी आया वो कितना आया, 1 अपॉन में ओमेगा सी, ये आया एक्स सी। ठीक है, चलो अभी देखो जो करंट है, ईएमएफ क्या था सभी केस में, तीनों ही केस में ईएमएफ सेम दिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट ईएमएफ से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड। अब करंट आगे है, ठीक है, चलो, और ईएमएफ पीछे। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे, देखो ये अपना क्या है, ईएमएफ मान लो, और करंट किधर होगा, आगे। भाई ये साइन ओमेगा टी होता था ना, और ये कॉस ओमेगा टी। तो अगर करंट यहाँ पे मैं बोला आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसका फेजर डायग्राम ऐसे, और आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो तो इसका फेजर डायग्राम ऊपर। ठीक, चलो तो जो ईएमएफ है और जो करंट है उनके बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 2। और कौन लीड कर रहा है, इस केस में क्या है, ई पीछे। अभी आपको तीनों कंपेयर करेंगे तो आसानी होगी। ई लैग कर रहा है और आई लीड कर रहा है। ठीक, फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे आप लोग, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या आएगा, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट। ऐसे लिखना, फेज एंगल ऑफ, लिख लो पूरा, ये लिखा करो आप लोग, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, फेज एंगल ऑफ ईएमएफ, साइन के साथ जो लगा उसको क्या बोलेंगे, फेज एंगल ओमेगा टी। देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट क्या होगा, ये है सर कितना। अभी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, अगर मैं लिखना चाहूँ सेम इक्वेशन को, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो आ गया ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ, ई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस ओमेगा टी से प्लस ओमेगा टी कैंसिल, जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, माइनस पाई बाय 2। जरूरत है लिख लेते हैं, ठीक है। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, नोट लगा लेना, नोट लगा के लिख लेना आप लोग, नोट लगा के लिख लेना। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट current leads the EMF by phase of pi by 2। फेज लिखने की जरूरत भी नहीं, बाई फेज एंगल लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख दो बस बाई पाई बाय 2, या EMF lacks the current by pi by 2, ये भी तो बोल सकते हो। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द EMF by pi by 2, यहां पे बाई पाई बाय 2, और EMF lacks the current by pi by 2, बाई पाई बाय 2। बात देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बातें करेंगे, जैसे वहां पे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, ये एक रुकावट है। रेजिस्टेंस क्या होता था, करंट के फ्लो में जो रुकावट आती थी उसी को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर में जो रुकावट पैदा की उसको हमने क्या बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटर भी रुकावट पैदा करेगा, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। और एक्सी बराबर क्या है, 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी। अगर ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन में 2f इंटू सी। अगर मैं एक्सी और फ्रीक्वेंसी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा क्या, ये क्यों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है भाई। अगर मैंने इधर दिखा दिया एक्सी, ये एक्सी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सिंस एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ ऐसा बना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपर। अगर मान लो क्वेश्चन लिखा हो, एक कॉइल हैविंग 50 ओम इंडक्टेंस, तो क्या दिया है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया, ठीक है। एक कॉइल हैविंग इंडक्टेंस, जैसे यूनिट दे दे 50 ओम, एक कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 50 ओम, तो क्या हम लोग क्या दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। या एक कॉइल हैविंग 50 ओम, तो समझ जाओ एक्सएल दिया, एक कॉइल हैविंग 50 मिली हेनरी, तो इंडक्टेंस है, ठीक है, एल। ओके, यूनिट से पता कर लोगे ना, इंडक्टेंस क्या है, एल। इंडक्टेंस क्या, एल। अगर मैं एक कॉइल हैविंग, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, अगर लिखा है एक कॉइल हैविंग 50 मिली हेनरी, तो ये क्या दिया है, इंडक्टेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक कॉइल हैविंग 50 ओम, कॉइल क्या है भाई, सोलेनॉइड इंडक्टर 50 ओम, तो ये क्या दिया है आपको, एक्सएल, और ये क्या दिया था, ठीक। ये क्वेश्चन में लिखा होगा तो समझ जाना है आपको, ठीक है। आप बना लेते हैं प्योरली कैपेसिटिव के केस में, चलो ड्रॉ करो, ये टाइम है ना। ईएमएफ हमने क्या लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। तो ग्राफ ऐसे बनेगा क्या कुछ, ये ईएमएफ का ग्राफ है क्या, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता था कुछ इस फैशन में, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड का आधा है। अब अगर मैं करंट का बनाना चाहूँ, करंट से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो ईएमएफ जीरो है, लेकिन करंट क्या कर रहा, लीड कर रहा, बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। और करंट कितना है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहां से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगा करंट, देखो t इक्वल टू जीरो पे ये मैक्सिमम है, t बाय 2 पे जब ये करंट ईएमएफ जीरो हुआ तो करंट मिनिमम हुआ, ठीक है। तो हमेशा ये जो करंट है ये लीड कर रहा है, ओके। तो इसका जो ये किसका ग्राफ है, i इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखो t पे क्या है, ईएमएफ जीरो, तो ये भाई साहब मैक्सिमम है, पाई बाय 2 से आगे, ये किसका ग्राफ है, करंट का, ठीक है। बना सकते हो आप लोग आसानी से, और ये ईएमएफ का। इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ऐसे ग्राफ बनेगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में बनवाया था मैंने, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में थे ना, सेम फेज में, यहाँ पे ये पाई बाय 2 से करंट लीड कर रहा है। प्योरली इंडक्टिव में क्या था, पाई बाय 2 से ईएमएफ लीड करता था, मतलब वहां पे जो करंट स्टार्ट हुआ था वो क्या ऐसे स्टार्ट हुआ था क्या, ठीक। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में, इधर ध्यान दो सभी लोग, लिखना मत करो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में ईएमएफ इधर होता था क्या, ईएमएफ हमने तीनों ही केस में सेम लिया था क्या, इस डायरेक्शन में ईएमएफ दिखा दिया। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में ईएमएफ और करंट क्या होते थे, सेम फेज में। इसी लाइन में हमने क्या बनाया था, करंट बनाया था क्या, याद करो, ये करंट है क्या, ओके। ये किसके लिए है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। या अगर मैं इसको लिखूं वी आर, तो अभी के लिए ऐसे लिखूं। अब बताओ प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ तो ये था, ईएमएफ हमने ये नहीं माना हुआ है, ठीक है। ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या करता था, लैग करता था 90 डिग्री से, करंट लैग्स द ईएमएफ इन प्योरली इंडक्टिव, तो किसका करंट हो गया, प्योरली इंडक्टिव। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एल, यहाँ पे लिख दूं आई आर, ठीक है। मतलब ये समझ जाना है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का केस है ये,
प्योरली इंडक्टिव केस, ठीक। अब बताओ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट केस में क्या होता था, करंट ईएमएफ से कितना लीड करता था। सर हमने ईएमएफ अभी भी ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, तो करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, ठीक है, आई सी बाई पाई बाई 2। ये क्या बन गया, फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स अगर आप ओपन करोगे उसमें देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। देखो जो एनसीईआरटी ने बनाया कुछ इस तरीके से बनाया, ईएमएफ को उसने ऐसे इधर दिखा दिया, ठीक है, ये ईएमएफ है और ये थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी, ये तो आपको पता ही है क्योंकि क्या है साइन ओमेगा टी ना, ई बराबर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ को इसने इस एक्सिस पे दिखाया, ठीक है। ये अब बताओ ये ईएमएफ हो गया जो कि कितना है, ई नॉट, ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू या इस फेजर का लेंथ, ठीक है। चलो अब बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में करंट किधर बने, सेम फेज, तो क्या ये इधर होगा क्या, आई आर, ठीक है। ईएमएफ और करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज। अब बताओ ईएमएफ से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कौन से केस में, प्योरली इंडक्टिव केस में, ठीक है, कितना 90 डिग्री, ये है। तो ये क्या हो गया, आई इंटू एल, सॉरी आई ऑफ एल, ठीक। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में जस्ट सर ये ईएमएफ से लीड करता था करंट, तो जस्ट इसके अपोजिट में इधर आएगा क्या, कौन सा करंट आएगा, आईसी, ठीक है, समझ आया। अगर इसको रोटेट करके ऐसे रखूं यही तो है, वो बस एनसीईआरटी में से डराने के लिए दिया हुआ है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट केस में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट केस में ओम्स लॉ क्या लगाओगे, वी आर बराबर आई टू आर, ठीक है। सेम फेज में प्योरली इंडक्टिव में अगर मान लो मैंने रेजिस्टिव सर्किट के ईएमएफ को बेस माना, तो उसके ईएमएफ से कौन पीछे होगा, हाँ, करंट ऑफ इंडक्टिव, क्योंकि अभी देखो हमने तीनों केस लिए थे ना, तीनों केस में सेम ईएमएफ लिया, ठीक है। ई नॉट साइन ओमेगा टी उसको रेफरेंस माना था, फिर सारे करंट बना दिए, ठीक। अभी क्या करेंगे, अब इन तीनों अलग अलग जो पढ़ा है तीनों कंबाइन करेंगे, ठीक है। फिर बनाएंगे सीरीज आरएलसी सर्किट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट। इसके बाद हम दो दो कंबाइन करेंगे, रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर, तो आसान हो जाएगा। पहले हम डिफिकल्ट वाला पढ़ लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है वो, मतलब वो जनरल केस है, फिर हमें आसान केस बनाने में आसानी होगी, ठीक है। रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर को हमने क्या लगा दिया, सीरीज में किसके साथ, एक एसी सोर्स के साथ। अब उस सर्किट के बारे में पढ़ने चले, चलो पहले रेजिस्टेंस लगाया, इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर लगा, ठीक है। ठीक है चलो, ये आपका है एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर, ठीक है। मान लो इसका वोल्टेज दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मान लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये मतलब वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम है और साइनसोइडली वेरी कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मान लो वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर, इसके क्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी है। कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस कैपेसिटर वी। क्या मैं इन तीनों को ऐड करके वी के बराबर लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि वेरी कर रहा है यहाँ पे ना। अब ये तीनों ही क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, तीन फंक्शन का क्या हो रहा है, सुपर सॉरी तीन एसएचएम वेव्स का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन। इस केस में ईएमएफ कुछ हो रहा है, इस केस में कुछ हो रहा है, इस केस में कुछ हो रहा है, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस सभी का अलग अलग है, सभी सेम फेज में नहीं है। अगर सेम फेज में होते तो हम एडिशन कर देते, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में करंट कांस्टेंट था, सभी के पास हम ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव करंट, टाइम के हिसाब से एसी सोर्स का वोल्टेज वेरी करेगा, एसी सोर्स का वोल्टेज वेरी करेगा, तो ये सब भी इसके क्रॉस वेरी करेंगे साइनसॉइडली। तो अगर मैं केवीएल लगाना चाहूँ फॉर एग्जांपल, ये मान लो फॉर ए मोमेंट ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अगर मैं केवीएल लगाना चाहूँ, इधर से चलता हूँ, ठीक है, करंट भी क्या होगा का फंक्शन ऑफ टाइम, और केवीएल क्या है, समेशन ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज्ड लूप जीरो। यहां से इधर जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस वी आर, और वी आर क्या फंक्शन ऑफ टाइम, ये जरूर लिखना, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम माइनस वी एल, क्या ये फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है, बदल रहा है तो ये भी बदलेगा ना। इसका जो ईएमएफ है क्या कर रहा है, देखो आगे है, और इसका
इसके ये में से, ठीक है। तो वी आर का इन्होंने मान लो, अगर मैंने बोला वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये होगा वी नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। माइनस वी सी इक्वल टू क्या लिखोगे सर, यहाँ माइनस से क्या जा रहा है, प्लस, प्लस वी ऑफ टी बराबर 0, ऐसे लिखोगे। अब v बराबर या v ऑफ t बराबर क्या लिखोगे, वी आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये आ गया। देखो हमने डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई अब यहाँ पे सभी का फेज डिफरेंस अलग अलग है, फेज डिफरेंस सभी का क्या है, अलग अलग। तो जब सभी का फेज डिफरेंस अलग अलग है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, फेजर एडिशन, ये क्या है, फेजर एडिशन है, फेजर एडिशन। फॉर एग्जांपल, और एक तरीके से जब सभी साइनसॉइड वेरी कर रहे हैं, सभी का फेज अलग अलग है, तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स जैसा कुछ हो रहा है। जब इधर देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो, देखो एक वेव लिया मैंने एसएचएम, लिखा मैंने A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। मान लो दूसरा वेव लिया एसएचएम, उसको मैंने बोला A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बोल दिया। अब इन दोनों ही वेव का क्या करा मैंने, सुपर पोजिशन, तो y बराबर क्या लिखोगे, y1 प्लस y2, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे, मतलब ये क्या है, A1 साइन ओमेगा 2 प्लस A2 साइन ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा टी, तो y बराबर, अब ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकल कर आए, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो दो वो मैंने अलग से दिखा, देखो ये एक करंट इधर एक करंट इधर, दोनों को सुपर पोज करा, तो थर्ड जो करंट बनी, मतलब जो रिजल्टिंग करंट है उसका आरएमएस वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे भी सुपर पोजिशन कर, अगर मैं इन दोनों ही वेव्स को फेजर डायग्राम बना लूं, फेजर डायग्राम एक तरीका है साइनसॉइडल फंक्शन से डील करने का, उससे चीजें आसान हो जाती है, सिंस करंट यहाँ पे वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। लेकिन हमने फेजर बनाया क्यों, साइनसॉइडल फंक्शन मिल रहा था, उससे चीजें क्या हो गई, आसान। चलो बताओ A1 साइन ओमेगा टी का फेजर कैसे बनेगा, इस तरफ बनेगा क्या, और इसका इस फेजर का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर A1, बात समझ आ रही है। चलो यहाँ बताओ y2 का कैसे बनेगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इधर बनेगा क्या, ये क्या बन गया A2, इस फेजर का लेंथ क्या होगा A2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सुपर इंपोज करा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है आप क्या लिखोगे उसके लिए, y बराबर, अब ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई क्या फेजर की, क्या लिखोगे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, साइन। अब ये साइन ओमेगा टी से कितना ऊपर है सर, फाई, इसी को क्या बोलते थे, फेज डिफरेंस, और ये tan फाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखोगे, प्लस tan इनवर्स A2 बाई A1, ये बन गया रिजल्टिंग इक्वेशन। देखो सुपर पोजीशन करा तो कुछ ऐसा बना, सिमिलर मैंने यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे समझ लेते हैं चीजों को। बताओ ये सीरीज में है क्या, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, जल्दी से बताओ, करंट, क्या सेम होता था, करंट। तो यहाँ पे लिख लेना ऊपर, ये सीरीज में है, सीरीज में, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके लिखना है। अरे सर आंख बंद कर लेंगे फिर गलत जगह लिख दिए तो, नहीं नहीं आंख बंद करके मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक। करंट सेम होता है क्या सीरीज में, भैया क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा, सही लिखा है। सीरीज में क्या होता था याद करो, जितना करंट इधर जा रहा है उतना ही करंट तो इसमें जाएगा, और सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जितना करंट है वो पूरा वापस चाहिए, समझ आया। डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ये करंट है, फॉर एग्जांपल मान लिया क्या है, करंट, और करंट सीरीज में क्या है, सीरीज आरएलसी, रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सेम है क्या। अब इधर ध्यान दो सभी लोग, अगर मैं वी आर लिखूंगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या वो भी सेम फेज में आएगा क्या, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलो अब इंडक्टर में आ जाओ, इंडक्टर में कौन आगे रहता था, ई, ईएमएफ आगे रहता था ना, ये देखो वहां पे लिखा था, मैंने बोला सिर्फ एक याद करो, तो करंट से कितना आगे होता था, 90 डिग्री, ये क्या लिखोगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और कैपेसिटर केस में क्या होता था, पीछे होता था 90 डिग्री, हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो कैपेसिटर का लेंथ है थोड़ा सा इसको छोटा बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन केसेस का जन्म हुआ है। अब देखो ये एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है,
अगर VL VC से ज्यादा होगा तो नेट क्या आएगा, VL माइनस VC। अगर VC VL से ज्यादा होगा तो VC माइनस VL, नेट डाउनवर्ड। अगर ये दोनों ही बराबर हो गए तो सिर्फ और सिर्फ वो रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, अभी आपको बताएंगे रेजोनेंस में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखूं नेट, नेट इधर क्या आएगा, मैंने बोला VC कम है और VL ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो इधर क्या लिखोगे आप लोग, VL माइनस VC, VL माइनस VC, VL माइनस VC, नेट इधर आएगा क्या, हाँ, और ये VR है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा क्या, और इसी ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ACMF के बराबर। ठीक है, यही तो है जिसने पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो V बराबर क्या लिखोगे आप, पाइथागोरस चाचा के पास गए तो क्या लिखा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ आया या वोल्टेज जो सोर्स की वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रोवाइड कर रहा है, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है वो इसी के बराबर होना चाहिए। अंडर रूट क्या आ गया, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ईएमएफ, वोल्टेज V किसके बराबर है, ये है। ठीक है, देखो डायरेक्ट ऐड हो गया, नहीं हुआ ना, अगर डायरेक्ट ऐड करते तो क्या आते, VR प्लस VL प्लस VC, साइनसोइडल था, टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो ये आपने ये लिख दिया, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आपको एक रिलेशन पता है यहाँ पे, पहले अच्छा इतना नोट करो, पहले फटाफट इतना नोट करो, ये छोटा छोटा नोट करते रहो धीरे धीरे। यहाँ पे जो VR है, VL है, VC है, ये सब क्या है, पीक वैल्यू है। देखो फेजर डायग्राम में VR VL VC ये क्या है, पीक वैल्यू, और V क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ फाई, तो tan फाई क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या लिखोगे, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, ये आपका tan फाई है। ठीक है, थोड़ा सा इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने को दिया है V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, V VR VL VC ये सब क्या है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है सिंस V बराबर क्या होगा, I इंटू जेड, कैसे, सभी ने कुछ ना कुछ, इधर ध्यान दो, सभी ने कुछ ना कुछ क्या किया है, रेजिस्टेंस ऑफर किया, क्या करंट को फ्लो होने में, तो इनका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, जेड, जिसको हम नाम देते हैं इंपीडेंस, क्या है वो, इंपीडेंस। ठीक है, V बराबर I इंटू जेड, वी आर क्या होगा, I इंटू आर, वी एल क्या होगा, I इंटू एक्स एल। ठीक है, VC बराबर क्या होगा, I इंटू एक्स सी। सर सभी जगह करंट बराबर क्यों दिया भाई, सीरीज में है, क्या है, सीरीज में है। यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, ठीक है, चलो I इंटू जेड बराबर अंडर रूट वी आर की वैल्यू क्या है, आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल की वैल्यू क्या है, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आई इंटू जेड बराबर अंडर रूट क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहां से अगर आई को मैं बाहर निकालना चाहूं इस ब्रैकेट से तो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर एक्स एल माइनस। ठीक है, नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, फिर भी आप लोग नोट करते रहते हो, आई से आई, तो जेड बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये यही फॉर्म है, उसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, और जेड यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस, जेड यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस, ये टोटल रुकावट कितना ऑफर किया इन तीनों ने मिलकर सीरीज में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस ही तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस इधर है इधर इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर इधर है तो इधर क्या होगा, एनर्जी तो नहीं ले सकते हो, मास नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यूनिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपीडेंस है और इसकी भी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इंपीडेंस, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, बताओ, ओम। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर मैं फिर से वही tan फाइव लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, tan फाइव बराबर VL की जगह पे क्या पुट करूंगा, I इंटू एक्स एल माइनस VC की जगह पे I इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई I इंटू आर, आई कॉमन ले लोगे तो tan फाइव क्या आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ये भी एक तरीका है। अभी सारे केसेस देख लेंगे ना, अगर VC ज्यादा होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, VC माइनस ये,
माइनस आर एल, सीधी सी बात, ठीक है। अगर बराबर होंगे तो रेजोनेंस कंडीशन तो जीरो। चलो, पहला है प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटर, प्योर आर, प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटर। बताओ ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री। रेजिस्टेंस कितना होता है? आर। ओम्स लॉ के लिए कितना होगा? आई इंटू आर, ठीक है, ये लिखोगे। प्योर रेजिस्टिव मतलब भाई प्योर रेजिस्टिव है और सिर्फ उस सर्किट में क्या है? रेजिस्टेंस। दूसरा लिखो प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव या प्योर एल भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। फेज डिफरेंस बिटवीन क्या होगा? प्लस का पाई बाई 2। इसमें क्या होता है? ईएमएफ लीड करता है, क्या करता है? लीड करता है, ठीक है। चलो यहां बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? कैपेसिटर, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। यहां पे जो ओम्स लॉ होगा क्या होगा? वीएल बराबर आई इंटू एक्सएल, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ था? वीएल बीसी वीआर सब पीक वैल्यू थे ना, तो यहाँ पे कौन सी करंट होगी? पीक करंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सी करंट आएगी? आरएमएस करंट इंटू आर। ये क्या है? पीक वैल्यू। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ये किसके बराबर आएगी? करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर इंटू एक्सएल, ठीक है। ये क्या है? पीक वैल्यू तो पीक करंट, आरएमएस वैल्यू निकालना है तो कौन सा करंट लगाओगे? आरएमएस करंट, ठीक है। चलो, थर्ड क्या है? प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव। यहाँ फेज डिफरेंस क्या होता था? माइनस पाई बाई 2। ईएमएफ क्या करता था? लैग करता था, ठीक है, लैग, ठीक है। यहाँ में ईएमएफ एंड करंट इन सेम फेज होंगे क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। ये क्या है? एक्ससी। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीसी बराबर आई इंटू एक्ससी। ये क्या है? पीक वैल्यू तो पीक करंट, आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस करंट। और अगर कुछ भी ना दिया हो तो आरएमएस वैल्यू क्या होती थी? प्रिंटेड वैल्यू के बराबर। किसके बराबर? प्रिंटेड वैल्यू के बराबर, जो सर्किट पे कंपोनेंट्स यूज हो उस पे जो लिखा हुआ है। और बाकी मैंने एक चीज आपको बता ही दिया था, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता था? आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन में रूट 2, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। अब वो कुछ भी हो सकता है, वी आरएमएस तो यहाँ पे क्या लगोगे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आई आरएमएस तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इन एसी सर्किट अगर अपने से पूछा है, इन एसी सर्किट इफ, ये सब छोटे छोटे टर्म है जो आपको परेशान करते हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। इन एसी सर्किट इफ रीडिंग ऑफ एमीटर इज आस्क्ड, इफ रीडिंग ऑफ एमीटर इज आस्क्ड, तो आपसे क्या पूछा है? वो आई आरएमएस पूछा है। वो बोल रहा है मुझे आई आरएमएस बताओ, लेकिन वैसे घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। फैल जाओ थोड़ा सा, है पूरा बिल्कुल सो जाओ आराम से। मैं ई नॉट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ? ई नॉट, ई नॉट को हटा के, आई नॉट को अगर मैं हटा के लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या लिख सकता था? ई नॉट सी ओमेगा। यहाँ पे अगर मैं ई नॉट को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? आई नॉट इंटू ओमेगा इंटू एल, ठीक है। लिखना तो यहाँ पे ई बराबर क्या लिखोगे? आई नॉट, ई नॉट क्या होगा? आई नॉट अपॉन में सर इंटू एक्सी लिखोगे, इंटू एक्सी, और एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये आएगा क्या? ई नॉट की जगह पे लिख दिया आपने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये ई नॉट की जगह पे लिखा मैंने, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सेम इक्वेशन वैसे भी लिख सकता हूँ, आई नॉट ओमेगा इंटू एल साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। एग्जाम में कैसे भी वो दे देंगे तो तीनों ही केस में बदलना आना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ये आर है, ये एल है, इसको हमने एसी सप्लाई से अटैच किया हुआ, ठीक है, एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। चलो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वी आर। इसके क्रॉस कितना होगा? वी एल। कैपेसिटर तो गायब कर दिया सर आपने। करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, क्यों? क्योंकि ये साइनसोइडल ईएमएफ दिया हुआ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अब वो सब बातें नहीं करेंगे जो हमने आरएलसी में कर ली थी, अब बस बिल्कुल रिजल्ट डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। चलो, जब आरएलसी सीरीज सर्किट था तो जो नेट ईएमएफ आया यहाँ पे क्या था? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो ये था क्या? जो रिजल्टेंट आया था पी वी, वो कितना आया था? वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। वो जो हमने केस लिया था वहां पे क्या था? वी एल इज ग्रेटर देन वीसी, ऐसे लिख लो वहां पे। मैंने सर लिखना भूल गया, वहां पे लिख लो वी एल ग्रेटर देन वीसी, ठीक है,
ऐसे लिख लो, वहां पे जहां पे मैंने फेजर डायग्राम बनवाया था ना उसके बगल में लिख लो, बिल्कुल ऐसे, वहां पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे लिख लो बिल्कुल, और उसको बॉक्स में बंद कर दो, वहां पे वो कैसा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैपेसिटर है तो इसको गायब कर दोगे, इसको गायब कर दोगे क्या, क्योंकि कैपेसिटर ही नहीं तो फिर उसके तरफ पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा, तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट जो ईएमएफ आएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो जो यहाँ पे क्या आएगा, v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर v की, अब यहाँ पे जो इंपीडेंस है वो अलग है, ठीक है। इंपीडेंस क्या होता था, टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट आएगा, मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ आई इंटू जेड, सिंस सीरीज है तो करंट क्या होगा, सेम। सीरीज है, ये बिल्कुल याद रखना, सीरीज है तो करंट सेम होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। चलो आई इंटू जेड बराबर अंडर रूट पी आर क्या होगा, मॉडिफाइड ओम्स लॉ, वी आई इंटू, अच्छा हाँ, आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आई को बाहर निकालोगे, आई से आई को कट करोगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये कौन सी केस में आ रहा है, सीरीज आरएल सर्किट। अब यहाँ पे अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालू, tan फाई क्या आएगा, आपने पढ़ा था ना, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। सर जब एक्स सी है ही नहीं तो क्या आएगा, एक्सएल बाई आर, ठीक है। तो tan फाई क्या आ गया, एक्सएल बाई आर। देखो आसानी से रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, अदरवाइज फिर पहले मैं इन दोनों को पढ़ा था फिर आपको आरएलसी करा था तो क्लियर हो जाता ना, टाइम वेस्ट होता। अभी आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा क्यों हो रहा है, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, ठीक। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। जेड यहाँ पे है इंपीडेंस, जेड आपका है इंपीडेंस, इंपीडेंस स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अब सीरीज आरसी सर्किट के लिए भी देख लेते हैं, लगे हाथों, सीरीज आरसी सर्किट, ठीक, सीरीज आर सी सर्किट। चलो सीरीज आरसी सर्किट, अब कह रहा होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या है ये बताओ, रेजिस्टेंस लगा दिया और कैपेसिटर लगा दिया, ये क्या है अपना एसी सोर्स, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो वी आर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वीसी है, जो एसी सोर्स आपने लगाया है कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। मान लो टेन ये माइनस था और ये प्लस था, ठीक है। तो वी बराबर क्या है, अंडर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या गायब है, इंडक्टर, तो क्या लिखोगे, वी बराबर, हाँ वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब फिर से ओम्स लॉ, वी बराबर आई इंटू जेड, आई इंटू जेड बराबर अंडर रूट आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, रूट के बाहर ले आओ तो क्या बचेगा आई, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, ये क्या गया, इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीरीज था यहाँ पे एक्सएल, एक्सएल क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा इंटू एल, यहाँ पे एक्सी क्या होगा, अच्छा tan फाइव तो लिखा है नहीं, tan फाइव क्या होगा जल्दी से बताओ, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। हमें अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखेंगे, एक्सी बाई आर, और यहाँ पे एक्सी क्या है, वन अपॉन में ओमेगा सी, ठीक है। चलो देखो सीरीज एलसी सर्किट, देखो अभी मैं गया था बाहर थोड़ी देर के लिए, है ना, आराम करने, मतलब ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लेके, हाँ सर क्वेश्चन करवाइए, क्वेश्चन करवाइए। अब मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन करो, देखो तीन चार स्टूडेंट हैं, जैसे मारिया हो गया या नूर है, हमारा मारिया, ये चार पांच स्टूडेंट है जो करते हैं क्वेश्चन घर पे, ओमेगा टी, ठीक है। सीरीज में लग गया, सीरीज में क्या बात खास होती थी बताओ, करंट सेम,
इस सीरीज में करंट इधर जाएगा, करंट क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VC। चलो बिल्कुल सेम मैंने ना, चलो V बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो अब VR तो जीरो है ना, तो V क्या आएगा, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VL माइनस VC, मैग्नीट्यूड ऑफ VL माइनस VC, ये आएगा V। अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे I इंटू जेड बराबर I इंटू XL माइनस I इंटू XC। I को कॉमन लोगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड में XL माइनस XC। अब हमें वो देखना पड़ेगा ना किसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ओके। देखो इसको पढ़ा था, फिर RLC पढ़ा था, टाइम कंज्यूम होता, अभी बिल्कुल आसानी से हो गया। सीरीज RL सर्किट में जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, tan फाई क्या है, XL अपॉन में R। सीरीज RC सर्किट में जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, tan फाई क्या है, XC अपॉन में R। यहाँ पे सर, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्यों नहीं लिखा भाई, अगर R से डिवाइड करोगे तो क्या है, इनफाइनाइट, तो अनडिफाइन हो गया ना। तो वहां पे हमें जो मिलेगा वो VL माइनस VC, कुछ एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, हमें देखना पड़ेगा VL ज्यादा है कि VC ज्यादा है, ठीक है। वहां पे सेम फेज में, सॉरी सेम फेज में, अपोजिट फेज में, ठीक है, अपोजिट VL और VC का है, इनका रिजल्टेंट जो है वो देखें किधर जाता है, अपोजिट फेज में। तो रेजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये क्या है VC, ये क्या है इधर VL। अब तीन केसेस बनेंगे, VL अगर ज्यादा है VC से तो नेट ऊपर की तरफ आएगा, और VC ज्यादा है तो नेट नीचे की तरफ आएगा, बराबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा, जो कि रेजोनेंस के केस में हम देखेंगे, ठीक है, ओके। अगर ये VL है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, IL3 भी है, नहीं XL और ये XC और ये R, उनके बीच में भी यही डायग्राम बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई VR बराबर क्या होता है, I इंटू R, I इंटू XL, सॉरी XC, I इंटू XL, सिंस सीरीज में है तो करंट सेम था, तो ये हमने डायग्राम बनाया और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, अगर XL XC से ज्यादा है तो, ठीक है। तो इधर मान लो ये मैंने बोला XL इज ग्रेटर देन XC, क्या लिखोगे, XL माइनस XC, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये XL माइनस XC डिवाइडेड बाई, सॉरी ये कितना है R, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट आएगा क्या, Z, इसी को हम क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव इम्पीडेंस, इसी को तो इम्पीडेंस बोला, इफेक्टिव कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, और ये कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, इसको ही बना लो, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुन लो, तो जो सीरीज RLC सर्किट है उसके हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। तो पहले तो आप लोग बताओ, सभी को मैंने वेव पढ़ा है, वेव मोशन, रेजोनेंस क्या होता था, रेजोनेंस जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो उसको क्या बोलते थे, रेजोनेंस, उस कंडीशन को क्या बोलते थे, रेजोनेंस। एट रेजोनेंस जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे उनकी एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम, ठीक है। क्या होगा सर, व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। फॉर इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप, चलो इधर ध्यान दो, अभी मैं लिखाऊंगा ये सब लाइन, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो ये क्या है, ऑर्गन पाइप है, ठीक है, ऑर्गन पाइप है, अभी के लिए मान लो क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये अपना ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम क्या बोलते थे, ट्यूनिंग फॉर्क। इसके ऊपर जब हमने हैमरिंग किया, क्या क्या हैमरिंग, वाइब्रेशन जनरेट होती थी, ये वाइब्रेशन यहाँ पर ट्रेवल करती गई, जब रेजोनेंस ट्यूब या ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, तो कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है, ओके। अभी आप लोग देख लोगे ब्रिज पे जो है सोल्जर्स को परेड करने से मना किया जाता है, बताओ भाई क्यों, बताओ सर बताओ, सोल्जर्स को ब्रिज पे परेड करने से, जब जो उनकी कदम ताल है ना, जो परेड करते हैं, और जो ब्रिज के पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और जो ये परेड कर रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो ब्रिज कोलैप्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ब्रिज के टूटने के खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम या सोल्जर्स को मना किया जाता है, आप परेड
नहीं करोगे ब्रिज के ऊपर, ठीक है। भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ये तो मेरे पापा का कॉल आया है ना, या तो दोस्त है ना, कुछ भी, ठीक है। फ्रेंड का अपने आवाज, दोनों ही दोस्त सेम इंटेंसिटी पे सेम फ्रीक्वेंसी पे बोल रहे, सब कुछ सेम, लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्यों? क्योंकि वो क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब उससे अगर मान लो पियानो में प्ले कर रहा हूँ और एक तरफ में प्ले कर रहा हूँ मान लो रबाब, ठीक है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम इंटेंसिटी है, फिर भी आप बता दोगे ना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड, उसका वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो रहा है। ओके, खैर, आप लोग कॉल करते हो कस्टमर केयर में, है ना, और उधर से आता है हेलो, आपको एग्जांपल बताया था, और आप खुश हो जाते हो, है? अगर उधर से फीमेल वॉइस आ गई फिर तो वो बातें लंबी चलती, अगर उधर से मेल है तेरे से बात नहीं कर रही, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, है। ओके, ये सारी बातें आप बोलते हो। अच्छा, रेजोनेंस का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हैप्पीनेस। रेजोनेंस का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। रेजोनेंस इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो ही तो एक दूसरे के फ्रेंड बनते हो, हाँ। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं, वाइब्स मैच नहीं हो रही तुम लोगों की, है ना, कोई दूसरे, कोई पढ़ने वाली बातें कर रहा है, कोई बोला नहीं यार चलो मूवी देख के आते हैं, तो वाइब मैच नहीं हुई। अगर दोनों की वाइब मैच हो गई, रेजोनेंस। अब दोस्त के अगर थॉट प्रोसेस सेम है, दोस्त जैसे सोचता है वैसे भी आप सोचते हो, तो क्या हो गई, दोस्ती हो गई, सब एक डायरेक्शन चलते हो, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, हैप्पीनेस। बात सोचता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दोस्त बिल्कुल पढ़ाई की बातें कर रहा है, एक दोस्त बोल रहा है जिंदगी एक ही बार मिली है, जी लो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वाइब मैच नहीं हुई, ठीक है। ओके, अब मान लो आप बचपन में पापा के साथ जाते होगे, है ना, किसी रिलेटिव के घर, या पापा जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां के बॉस ने इनवाइट किया, वो बॉस के घर पे चले गए, तुमको भी लेके गए, मम्मी को भी लेके गए, तो मम्मी बॉस की वाइफ के साथ किचन में हाथ बटाने चली गई, और पापा बॉस के साथ, है ना, अब वो बात कर रहे हैं, पापा G20 समिट हुआ था, ये इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है, ये डॉलर, है ना, कैसे महंगाई बढ़ेगी, और बच्चा बैठ के सुन रहा है, उसकी वाइफ मैच नहीं हो रही है। अब तब तक अचानक से बॉस का बेटा आया, ठीक है, अब बेटी भी हो सकता है, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बॉस का बेटा या बेटी है, ठीक है। अब वो बातें हुई, यार पता है जवान मूवी ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए, भाई मैच हुई, मेरी बातें हो रही, सर GTA 6 लॉन्च होने वाला है, ठीक है, बस हो गया ना, ऐसी बात है उसको बस। तो सब अपने अपने लेवल, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, उसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, ठीक है। ओके, या तो आप लोगों ने जैसे मानो मैं बचपन में रेडियो वगैरह यूज करता था, दादाजी उसको ऐसे, बेटा तुम्हें कुछ बढ़िया गाना आ रहा है या किस पे न्यूज आ रहा है, तो हम लोग मैच कराते थे क्या उसको, तो भी क्या है, ट्यूनिंग में तो कर रहे हैं, ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो, 93.5, 92.7 या 100.4 जो भी है, ट्यूनिंग तो करते, तो मेगा हर्ट्ज लिखा होता था। अगर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अपने छतों के आसपास, एयरटेल के भी सिग्नल्स आ रहे हैं, वोडाफोन के भी आ रहे हैं, जियो के भी आ रहे हैं, रेडियो के भी आ रहे हैं, आपने जो डिवाइस लिया है वहां से आपने फ्रीक्वेंसी क्या किया, मैच किया, रेजोनेंस हुआ, गाना सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो ये भी एक तरीका है। रेजोनेंस क्या है, व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, तो जो ऑसिलेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब सीरीज RLC सर्किट में कैसे बोलेंगे ये देखो भाई, सीरीज RLC सर्किट में जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हो गया। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम। यहाँ पे मुझे करंट मैक्सिमम करना है, करंट क्या करना, मैक्सिमम, तो जेड क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, और जेड की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई बराबर वी अपॉन में, जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमें करंट को मैक्सिमम करना है, तो जेड को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, और ये मिनिमम कब होगा, जब XL और XC मतलब इनमें से कोई जीरो कर, XL माइनस XC ये जीरो हो जाए, भाई रेजिस्टेंस तो रखना ही है ना, जब XL और XC क्या हो जाए बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब ये मिनिमम कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होगा, जब दोनों सेम होंगे ना। तो एट रेजोनेंस क्या होगा, XL माइनस XC, तो उस समय जो करंट आए वो क्या है, V अपॉन में R, ठीक है। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस या लिखो फॉर आई टू बी मैक्सिमम, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, फॉर यहाँ पे लिखो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, इम्पीडेंस शुड बी मिनिमम, यहाँ पे लिखा है इम्पीडेंस
शुड बी मिनिमम। और ये कब होगा? जब VL बराबर VC, सॉरी XL बराबर XC एंड XL इक्वल टू XC, जेड क्या होगा आपका? मिनिमम। एट एट रेजोनेंस, ये भी लिख सकते हो, एट रेजोनेंस XL बराबर XC। अच्छा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर दोनों तरफ I का मल्टीप्लाई कर दूं, सिंस सीरीज में तो करंट सेम होगा क्या, तो मैं दोनों तरफ अगर I को मल्टीप्लाई कर दूं, I इंटू XL बराबर I इंटू XC, तो क्या लिख सकता हूं? VL बराबर VC। एट रेजोनेंस XL और XC क्या होगा? या VL या VC इक्वल। ठीक है, चलो। तो जब XL बराबर XC है, तो आप बताओ यहां से क्या लिखोगे? XL बराबर XC, XL बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू L। ठीक है, और XC बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C। ये रेजोनेंस की बात हो रही है, एट रेजोनेंस। ओमेगा को इधर लेके जाओ और एल को इधर लेके आओ, तो क्या होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में रूट एल सी। यही जो फ्रीक्वेंसी है, यही क्या है? सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे जब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा। हाँ, देखो, थोड़ा सा आगे और लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा? 2 पाई इंटू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर, वो क्या है? वो भी फ्रीक्वेंसी एंगुलर है। ठीक है, बराबर 1 अपॉन में रूट एल सी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ गया यहाँ पे? 1 अपॉन में 2 पाई रूट में एल इंटू सी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है आपका? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने ये टर्म पढ़ा हो?